गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू चैप्टर लेके आई हूँ जो कि साइंस सीरीज़ का है। चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 का। इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि देखो, पुराने ज़माने में लोग प्लांट्स और एनिमल्स की कीमत नहीं जानते थे, लेकिन आजकल के लोग जानते हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स के बिना हमारी भी कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? देखो, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। यानी कि हम अगर देखें, टीवी पर देखते हैं या हम कोई ऐसा चैनल देखते हैं जैसे हिस्ट्री चैनल देखते हैं, तो उसमें हमें फॉरेस्टेशन और डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स दिखाए जाते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैन काइंड। यानी कि इंसानों के लिए भी वो ज़रूरी है। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइव ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का हटाना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हमने कर तो दिया रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन उसमें हमने अपनी ही लाइफ को खतरे में डाल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या होता है, इसके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, देखो, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब क्यों क्यों किया गया डिफॉरेस्टेशन। तो पहला पर्पज़ है कि लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि अगर तुम्हें खेती करनी है तो तुमने डिफॉरेस्टेशन किया। सेकंड, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज और हाउस बनाने के लिए भी तुमने डिफॉरेस्टेशन किया। मेकिंग फर्नीचर ऑफ वुड एंड फ्यूल, यानी कि फर्नीचर बनाने के लिए वुड और वुड के, लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए और फ्यूल के लिए भी हमने डिफॉरेस्टेशन किया, मतलब पेड़ों को काट दिया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो कि ट्रीज, इफ़ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। यानी कि जैसे ही अगर हमने पेड़ काटे तो बारिश भी कम आएगी, और बारिश, क्योंकि पेड़ ही क्या होते हैं, बारिश को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर बारिश कम होएगी तो वो जो मतलब सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो वहाँ पर फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, या फिर वहाँ पर सूखा पड़ सकता है, बिल्कुल ही कुछ भी ग्रो नहीं होगा। तो ये ह्यूमन के लिए सबसे बैड कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे, ड्राफ्ट क्या होता है। देखो, ये वाला अपन देखते हैं यहाँ पर। देखो, हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे प्लांट होता है, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ह्यूमन से और ऑक्सीजन देता है ह्यूमन को। अगर हमने पेड़ ही काट दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज़ होना मतलब ग्लोबल वार्मिंग होना, मतलब पूरा धरती गर्म हो रही है, उसी की वजह से क्लाइमेट चेंज और ये सब आ रहा है, और उसी वजह से पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया, और इसी वजह से बाढ़ और सूखे की कंडीशन बनती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट मतलब होता है, डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, और डेजर्टिफिकेशन मतलब होता है हरी भरी जगह को रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाना। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन इज मेजर कोज विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सॉइल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन ऑफ और एंड वेजिटेशन। मतलब ये किस तरह अफेक्ट होती है, जो अपन लगाते हैं और जो अपन उगा रहे हैं उससे सॉइल की प्रॉपर्टी मैनेज होती है। फ्यूअर ट्री रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, यानी कि अगर ट्री कम हो जाएंगे तो सॉइल का इरोजन होगा, मतलब मिट्टी को कौन पकड़े रखेगा? पेड़ ही पकड़े रहता है। आप पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी उड़ के चली जाएगी, और ह्यूमस वाली मिट्टी उड़ के चली गई तो वो मतलब वो लैंड फर्टाइल रही ही नहीं अब। ठीक है, द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सोइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स, मतलब लास्ट में बस सिर्फ इतनी सी हार्ड और रॉकी लेयर बच जाती है, ऊपर की सारी लेयर चली जाती है जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। द सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल, तो ह्यूमस ही कम रहेगा तो फर्टाइल भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इसको ही हम, और ये सारी जो लैंड है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? डिज़र्ट में। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? डिज़र्टिफिकेशन बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। देखो, मैं सीधी सी बात बताती हूँ, ये चारों ही काम सेम करते हैं, लेकिन इनके जो साइज़ है उसके हिसाब से इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोटेक्टेड एरियाज़। देखो, प्रोटेक्टेड एरियाज़ कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज
नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर तीन चीज़ें आती है, एक ये तीनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों चीज़ें प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आती है। गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी वो बिना किसी की परमिशन के कुछ भी लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? ना ही वहाँ पे हंटिंग कर सकते हैं, ना ही वहाँ पे ट्रीज़ को कट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, या करना ही नहीं है उनको। अब देखो फर्स्ट इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं यानी कि एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस और टू देम एंड दियर हैबिटेट। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, आराम से जंगली जानवर उनके हिसाब से वो रहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़ा बड़ा होता है नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, लाइक वहाँ पर लाइक वहाँ पर जो भी है अपने पानी भी हो सकता है, जैसे तालाब तरीके से पॉन्ड वगैरह हो सकता है, ठीक है, और रिवर वगैरह हो सकता है, तो नेचुरल भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकते हैं, तो ये नेशनल पार्क के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं, तो थोड़ा बड़ा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। इसके बाद हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि लार्ज एरियाज ऑफ protected land for conservation of wildlife, plant and animals, resources and traditional life of the tribals living the area। अब बायोस्फीयर रिजर्व उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर एनिमल्स तो रहते ही हैं, ठीक है, उनके नेचुरल रिसोर्स भी रहते ही हैं, साथ के साथ यहाँ पर ह्यूमन भी रहते हैं जो कि ट्राइबल एरिया वाले होते हैं, मतलब जो ट्राइब्स होते हैं वो लोग रहते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व और बड़ा होता है। तो आप लोगों का आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ आपको, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो अभी हमने देखा था बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं जो बड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ पर क्या होते हैं, ट्राइबल एरिया भी रहते हैं, मतलब ट्राइबल लोग भी रहते हैं, जैसे जनजाति जो लोग होते हैं ना, जो मेन ह्यूमन से डिफरेंट होते हैं वो, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम, बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मतलब लिविंग थिंग, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट मतलब इतने टाइप के लोग और इतने टाइप के मतलब प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे यहाँ पर जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। A बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इज इन इट। तो इसके बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे एरियाज भी आते हैं, मतलब दूसरे एरिया भी आ सकते हैं, जैसे नेशनल पार्क भी आ सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है, इनके अंदर आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल है द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ द नेशनल पार्क नाम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे ये पूरा एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, बोरी सेंचुरी आ रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, नेशनल पार्क आ रहा है, सतपुरा नेशनल पार्क आ रहा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमारी 2 या 3 से चीज़ें भी अंदर उसके अंदर आ सकती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब देखो फ्लोरा एंड फोना। देखो फ्लोरा क्या होता है, देखो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, जैसे फ्लावर होता है, फ्लावर से क्या बना, फ्लोरा, और फोना। अब फ्लावर से प्लांट्स बन गए तो फोना क्या बचा, एनिमल्स के लिए, और फ्लोरा और फोना ऑलमोस्ट सब जगह आता है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर बोला गया है कि जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसमें जो प्लांट्स होते हैं उसको तो बोला जाता है फ्लोरा, और उसके अंदर आने वाले सारे एनिमल्स को बोला जाता है फोना। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर देखो हिरन वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, प्लांट्स भी किस किस टाइप के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए फ्लोरा मतलब उसमें आने वाले प्लांट्स होते हैं और फोना उसमें आने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती है, एंडेमिक स्पीसीज़ उसको बोला जाता है जो खत्म होने की कगार पे है, खत्म नहीं हुई है अभी, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज़ आर दोज स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है उस एरिया में, ठीक है। इसके बाद करेंगे दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, और वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन
अ स्टेट ऑफ अ कंट्री, तो वो स्टेट और कंट्री के लिए एंडेमिक स्पीसीज़ कहलाती है। ठीक है, अब देखो एंडेमिक फ्लोरा यानी कि एंडेमिक प्लांट्स जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर के, जो कि अपन ने एग्जांपल लिया था, वो कौन कौन से हैं? बाइसन है, इंडियन जाइंट स्क्वायरल है ना, ये फोना के लिए आ गया यहाँ पे। ठीक है, एंड फ्लाइंग स्क्वायरल एंड एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया। समझ आ गया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज़ क्या होती है? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल of interbreeding. This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with the member of other species. ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी प्लांट है, तो उसके प्लांट की जैसे दूसरी चीज़ ग्रो करना। ठीक है, जैसे किसी के बेबीज़ होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, तो जैसे फैमिली आगे बढ़ती है, इस तरीके से उसको स्पीसीज़ बोला जाता है, एक ही कुल के। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? चलो, अब हमने बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम जानते हैं छोटा होता है, इसके अंदर एनिमल्स फ्रीली रह सकते हैं, उनके घर में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, मतलब इनको लिविंग कंडीशंस देते हैं, हम इनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? चलो, और इसके अंदर हमारा है कि people living in wildlife sanctuaries are allowed to certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicine plants, firewood। मतलब इसके अंदर लोग जा सकते हैं, अब वो वहाँ पे मेडिसिन प्लांट वगैरह खरीद ले सकते हैं, फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब टूटी हुई लकड़ियों से। ठीक है, तो मतलब मेन चीज़ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, बस मेन चीज़ अपन वो लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क क्या होता है? देखो, नेशनल पार्क हमने देखा अभी तक, देखिए एग्जांपल हमने देखा था सतपुरा नेशनल पार्क। तो देखो सतपुरा नेशनल पार्क में क्या होता है, नेशनल पार्क थोड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़े बड़े होते हैं और इसके अंदर यहाँ पर मतलब कुछ नेचुरल रिसोर्स भी होते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमें सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे पहले नंबर का जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो कौन सा है? सतपुरा नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट, है ना। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, मतलब 100 से ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? देखो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, अभी हम आपने जैसे बहुत सारे लोग जो टीवी वगैरह देखते हैं उन्होंने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। तो एक्चुअल में प्रोजेक्ट टाइगर होता क्या है? तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। मतलब टाइगर्स की जो कंडीशन है वो ख़त्म होती जा रही है इंडिया के अंदर, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर लाए थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, और उनको सर्वाइव करने के लिए ताकि वो मरे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज़ जनरेट करें उनके, ताकि क्या हो कि वो उनकी पॉपुलेशन बनी रहे, मतलब अच्छी जनरेशन रहे। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज़, यानी कि ऐसी स्पीसीज़ जो ख़त्म तो नहीं हुई है पर ख़त्म होने के चांसेस हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिश्ड, मतलब कम होते जा रहे हैं, टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि जो ख़त्म हो सकते हैं, बिल्कुल उनके नंबर 0 के बराबर आ सकता है, उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज़ बोलते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, एन इकोसिस्टम इज़ मेड ऑफ आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। जैसे मान लो अपन ने कोई एरिया फिक्स कर लिया, ठीक है, उस एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे, जितने भी एनिमल्स आएंगे और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखाई भी ना देते हैं वो,
है ना, इन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मतलब हो गया क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास, ईटीसी, इनके साथ इंटरकनेक्शन करते हैं, इनको ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम। मतलब पर्यावरण के साथ आपस में मेल जोल बढ़ाना, यानी कि उनके अकॉर्डिंग रहना, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब रेड डाटा बुक क्या होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होती है। देखो, Red Data Book is the source book which kept a record of all the endangered animals and plants। मतलब रेड डाटा बुक के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड को रखा जाता है जो भी एनिमल्स और प्लांट्स खत्म होने के कगार पे हैं। रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरे इंटरनेशनल में एक ऑर्गेनाइजेशन इसको देखती है। इंडिया आल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन। देखो, माइग्रेशन का सीधा सा मतलब होता है अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाना। अब ऑब्वियसली बात है, प्लांट्स तो कहीं जाएंगे नहीं, एनिमल्स मतलब एनिमल्स में भी क्या होता है, बर्ड्स, मोस्टली बर्ड्स। तो जो बर्ड्स सर्दियों के दिनों में क्या होती है, ऐसी ठंडी जगह पर रहती है, तो सर्वाइवल के लिए वो दूसरी जहाँ पर गर्मी रहती है वहाँ पर वो आ जाती है। इसको ही हम बोलते हैं माइग्रेशन। आपने कभी अखबारों में पढ़ा होगा, वहाँ पर लिखा आता है कि इस बार जो बर्ड्स आई है, कम बर्ड्स आई है, इस बार ज़्यादा बर्ड्स आई है, ऐसा। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन दियर नेचुरल हैबिटेट्स बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। ठीक है, तो जहाँ वो रहते हैं वो बहुत ठंडा होता है, इसलिए वो वहाँ से क्या कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है। अब देखो, इसके बाद हम बात करें रिसाइकल ऑफ पेपर। तो हम सीधी सी बात जानते हैं, पेपर कहाँ से बनता है, प्लांट्स से। अब प्लांट से एक बार पेपर बन गया, पेपर यूज़ होने के बाद हम उसको फाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम उसी पेपर को दोबारा यूज़ करने लायक बना देंगे तो हम बहुत सारे प्लांट्स को कट करने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? देखो, रिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ को लगाना। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएंगे या पूरा फॉरेस्ट ही जनरेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन को एक तरीके से नए जीवन मिल जाएगा और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और क्लाइमेट में जो भी इशू आया उस सबको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का ये है कि हमें रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और या फिर हमें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करना चाहिए। तो देखो, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में पढ़ के बता देती हूँ आपको। ठीक है, मेन क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। ठीक है, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है, तो इसका आंसर आप देंगे मुझे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फिर भी पूरे तरीके से सेफ़ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, क्यों? इसका रीज़न आप मुझे बताइए, क्योंकि आपको जो भी लगता है आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट करके। सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल, हाउ? तो इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा, और जिसका आंसर नहीं आएगा मैं आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो ये मैंने आपको फर्स्ट में ही पढ़ाया हुआ है। व्हाट इज़ रेड डाटा बुक, सबसे इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन, तो ये भी मैंने आपको क्लियर करा लिया। मतलब हमने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। फिर भी आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।